करते हैं। एम्बुश और आईईडी ब्लास्ट इनके दो बड़े अचूक हथियार हैं जिनका वो हरदम उपयोग करते हैं। एम्बुश अलग अलग टाइप के एम्बुश लगाते हैं। यहां पर जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि नक्सलियों ने 3 समूह बना करके 3 अलग अलग दिशाओं में एम्बुश लगाया था। पहले एम्बुश में जो जवान फंसे उसमें 5 जवान शहीद हुए। दूसरे एम्बुश को उन्होंने जेड शेप में लगाया था जिसमें उन्होंने जवानों की टुकड़ी को फंसा करके उन पर सीधे सीधे अटैक किया है, जिसपे सर्वाधिक कैजुअल्टी की खबरें आ रही हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी 20 जवानों की बॉडी मिल चुकी है। 20 जवानों की शहादत अपने आप में एक बहुत बड़ी शहादत है। हम एक जवान की शहादत को भी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक भी हमारा जो सैनिक है उसकी हत्या को जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ 20-20 जवान जब शहीद हुए हैं उनको किस तरीके से घेर करके मारा गया होगा इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम जो अंदरूनी इलाकों में हमारे यहाँ जो फोर्स है, देखिए सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनका मोटो एकदम क्लियर है कि हम नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला करके उनको जो है नेस्ता नाबूद करेंगे। पर लड़ना फोर्स को है। फोर्स की जैसे हम बात करें, हमारे इलाके में सीएएफ है, डीआरजी है, डीएफ है, सीआरपीएफ है, कोबरा है। इन जो जवानों की अलग अलग जो यूनिट है, इनके अलग अलग एसओपी है, इनकी अलग अलग गाइडलाइन है। एक्चुअल जो ग्राउंड में इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो इन फोर्सों के बीच में नहीं रहता, जिसकी वजह से अक्सर इसका लाभ उठा करके नक्सली फोर्स को निशाना बनाते हैं और फोर्स को लंबा नुकसान पहुंचाते हैं। जी मनीष जी, आपने एक अच्छी बात कही कि अलग अलग तरह की फोर्स है और अलग अलग फोर्स की अलग अलग एसओपी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि जो फोर्स ट्रैप में नक्सलियों में फंसी है उसकी एसओपी में क्या कमी थी। और जैसा कि आपने पहले बोला कि 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं कि फोर्स निकली हुई है और उसकी मुठभेड़ हो जाए। दूसरा है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जो कि आपका कहना है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके कारण फोर्स 5 अलग अलग दिशाओं से निकली थी और नक्सलियों ने फिर अलग अलग 3 दिशाओं में एम्बुश लगाया था। तो जानना चाहूंगा कि या तो ऐसा कोई है जिससे फोर्स के मूवमेंट की जानकारी, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स का मूवमेंट है तो निश्चित रूप से नक्सलियों तक जानकारी तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन जिस तरह से लौटते समय जो उनके लिए एम्बुश लगाया गया, तो क्या फोर्सेस के पास भी पहले कहते थे जिस तरह से कि छत्तीसगढ़ में 5 स्तर का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जैसे एसआईबी का है स्टेट लेवल पे, फिर जिला लेवल पर है, संभाग लेवल पर है, इसके अलावा और भी जो सेंट्रल एजेंसियाँ हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो वहाँ काम करता है। तो इनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन कमी है, या फोर्स में जब मूवमेंट होता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि एसटीएफ भी थी, कोबरा भी थी और डीआरजी भी थी, तो तीनों फोर्स थी और 2 अलग अलग जिलों की फोर्स थी। तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन भी एक पार्ट होगा जो उसकी सेंट्रल कमांड कहीं से हो रही होगी। तो क्या उसमें कोई कमी है? देखिए, इसको भी ये बहुत बारीक रेखा है जिसको समझने की जरूरत है। जो केंद्रीय बल आते हैं वो नक्सल उन्मूलन के लिए नहीं आते, वो लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा के लिए आते हैं। उनके एसओपी अलग है, उनकी गाइडलाइन अलग है। वो एक सुविधाओं के साथ चलने वाली फोर्स है। आमतौर पर जैसे कि सीआरपीएफ है, 8 बजे नाश्ता करना है, उसके बाद हमको इतने बजे लंच करना है, फिर हमको टी चाहिए, हमको ये चाहिए। लेकिन बस्तर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उस लायक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है ये। यहां पर जंगल में कई बार जो है आपको लंबे समय तक भूखे रहना पड़ता है, लंबे समय तक पानी नहीं मिलता। ऐसे समय में इन विपरीत परिस्थितियों में आप जब नक्सलियों से उनके गुरिल्ला पद्धति से लड़ने और जवाब देने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं ये एसओपी, इनकी जो गाइडलाइन है वो स्टेट की गाइडलाइन से मिलती नहीं है। अब जैसे हम बात करें कि डीआरजी का गठन इसलिए हुआ है कि नक्सलियों के खिलाफ जो है वो आक्रामक लड़ाई लड़े। वो लोकल फोर्स है, यहाँ जो जवान है वो नक्सलियों की गतिविधियों से वाकिफ रहते हैं।
बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो नक्सली दलम में रहे हैं और वो दलम से सरेंडर करने के बाद जो है ना बल में भर्ती हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो नक्सलियों के प्रति और जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर के उनका नजरिया अलग है। जी मनीष जी, आपने एक अच्छी बात की, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है वो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आती है, उसकी एसओपी अलग होती है, उसकी वर्किंग स्टाइल अलग होती है। और जैसा कि आपने ही कहा कि डीआरजी चूंकि नक्सली उसमें वो लोग हैं जो नक्सली थे पहले और उसके बाद वो सरेंडर हुए, उसके बाद वो फोर्स में शामिल हुए, उनको लोकल टेरेन की, लोकल लैंग्वेज की, लोकल डायलेक्ट की उनको अच्छी जानकारी है और वो उस तरह की परिस्थितियों में रहना जानते हैं जिस तरह की परिस्थिति में नक्सली रहते हैं। ये तो हुआ एक सवाल। लेकिन जो डीआरजी है, जब अब बड़ी संख्या में डीआरजी को लेके निकल रही है फोर्स, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कैजुअलिटी तो डीआरजी के साथ ही ज़्यादा हुई है। कोबरा की तो कैजुअलिटी यदि बात करें तो 1 या 2 जवान उनके शहीद हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर कैजुअलिटी जो हुई है वो डीआरजी की हुई है। जब डीआरजी इतना सब जानती है, वहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और उनके साथ काम करने का उनका अनुभव है, उसके बावजूद डीआरजी क्यों ट्रैप में फंसी? एक तो इसमें जो बड़े अधिकारी हैं जिनके पास इंटेलिजेंस की जानकारी, चाहे वो एसपी लेवल के हों, चाहे वो एसडीओपी लेवल के हों, चाहे वो आईजी लेवल के हों, चाहे फिर इंटेलिजेंस हो, नक्सली इंटेलिजेंस हो, ये सारे लोगों के पास जानकारी नहीं थी कि नक्सलियों ने कहाँ पर एम्बुश लगाया है। क्योंकि जैसे नक्सली इनके बारे में जानकारी रखते हैं, अब डीआरजी के आने के बाद भी यदि 10 साल पुरानी वाली स्थिति है तो इसका मतलब है कि पूरी रणनीति पर, पूरी कार्यप्रणाली पर दोबारा से बात और चर्चा करने की और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जी नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है और मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा मतलब चर्चा करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सच है कि नक्सलियों के खिलाफ आज जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उन ऑपरेशनों में डीआरजी जिस ढंग से डोमिनेट कर रही है नक्सलियों को सबसे बड़ा खतरा डीआरजी से है। आप अगर लगातार देखेंगे, इस दौरान नक्सलियों ने डीआरजी जवानों को पत्र भेज करके कई बार उनको ये बोलने की कोशिश की है कि आप बस्तर के माटी पुत्र हो, आप इन जवानों के फेर में मत आओ, आप अपने लोगों की हत्याएं मत करो। मनोवैज्ञानिक तरीके से डीआरजी को इंप्रेस करने की नक्सलियों ने हमेशा कोशिश की है। पिछले लगातार अगर हम घटनाक्रमों को ध्यान दें तो डीआरजी को जिस प्रकार से सफलता मिली है, नक्सलियों ने पिछले कुछ समय से डीआरजी को टारगेट करके अटैक किया है। अगर पिछले दो महीने की घटनाओं को आप देखें तो सबसे ज्यादा शहादत डीआरजी के लोगों को ही हुई है। वो डीआरजी को भी दहशत फैला करके तोड़ना चाहते हैं, उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। देखिए, जब अलग अलग फोर्स होगी और फोर्स को लीड जो है वो सबसे निचले तबके का वो डीआरजी करेगी, जो डीआरजी जिसको कम से कम सुविधाएं मिलती हैं, जो अभाव में रहना जानती है और जो हाई प्रोफाइल फैसिलिटी मतलब जो जिन जवानों को मिलती है, उनमें से अगर आप डीआरजी को ही टारगेट करके रखेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी स्थितियां बनेंगी और डीआरजी को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। देखिए, भौगोलिक स्थितियों को वो जानते हैं, वो उस इलाके की भाषा को भी जानते हैं। जी मनीष जी, हम डीआरजी की वर्किंग पर बात करेंगे आपसे, क्योंकि ऑपरेशन में कमांड कौन कर रहा है, कमांड किसकी जा रही है और स्ट्रेटजी कौन बना रहा है और काउंटर स्ट्रेटजी कौन बना रहा है तात्कालिक रूप से। और जैसा कि लगता है कि एक सेंट्रल कमांड है, रायपुर से कोई मॉनिटरिंग होती होगी किसी स्तर पर, उसमें कहाँ कमी और चूक रह गई और डीआरजी को लेकर नक्सली क्यों भयभीत हैं, इस सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ शुभ्रांशु चौधरी जी जुड़ रहे हैं। शुभ्रांशु जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। शुभ्रांशु जी, इसके पहले भी हम एक बार चर्चा में साथ में बैठे थे, तब भी आपने कहा था कि नक्सली इस समय 2 गुटों में बट चुके हैं, एक शांति दल है और एक नरम दल, एक गरम दल की बात की थी। नरम दल के लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ बातचीत हो और ये खून खराबा खत्म होना चाहिए। और जैसा कि आप लगातार काम कर रहे हैं नक्सली इलाके में, और आपका भी कहना है कि जो लोग पहले नक्सलियों के प्रति सहानुभूति रखते थे वो सारे लोग अब सरकार के साथ आना चाहते, शांति चाहते, बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहते। मनीष जी भी हमारे साथ थे। अभी बात डीआरजी पर चल रही थी। डीआरजी चूंकि वही लोग हैं जो उस इलाके के माटी पुत्र हैं, जैसा कि मनीष जी ने कहा, तो आपको क्या लगता है ये जो कल का घटनाक्रम हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं, आपका आकलन क्या है?
आशीष जी, यहाँ तो पिंग पोंग गेम चल रहा है ना। आप 5 मारते हैं, फिर उधर से 5 मारते हैं, फिर इधर से 20 मारते हैं, आप 50 मारेंगे, और ये 50 सालों से चल रहा है। तो आज चूंकि घटना की खबर आ रही है तो थोड़ी बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, उसके बाद टाइट टाइट कुछ किसी को कोई चिंता नहीं है। डीआरजी के मरने से भी किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी तो आप बस्तर फोर्स भी बनाने के लिए इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ में अगर कुछ हुआ है तो वो एक घोषणा हुई है कि अब मरने वाले भी बस्तर के ही होंगे, अब मरने वाले भी आदिवासी होंगे। तो ये पहले तो हमने गढ़चिरौली और महाराष्ट्र में सब सुना था कि चौधरी जी मिश्रा जी क्यों मरे, है ना, आदिवासी को ही मरने दो। तो 5वीं पास हो चाहे फेल हो कोई बात नहीं है, उनको पुलिस में नौकरी दी जा सकती है। तो यहाँ योजनाएं तो ऐसी ही बन रही है कि शुभ्रांशु जी, खेल चल रहा है, इधर के लोग मर रहे हैं, उधर के लोग मर रहे हैं, बीच में लोग मर रहे हैं, और सब तरफ तो चांदी ही चांदी है। माओवादियों में भी चांदी है और सरकार में भी चांदी है। अंग्रेजी में कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन इकोनॉमिक्स ऑफ पीस। तो ये युद्ध से बहुत लोगों की चांदी चल रही है, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए सीधी जी। शुभ्रांशु जी, मेरा एक सवाल है, जिसने जो आपने बात की कि पहले कि इस तरह बाहर के लोग क्यों मरे, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि लोकल लोगों को इंडक्ट किया जाए फोर्सेस में। जब सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से मिजो और नागा बटालियन आई थी, तब आपको याद होगा नक्सलियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था कि आप भी आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं, आपको हमारे खिलाफ हथियार नहीं उठाने चाहिए। उसके बाद कोया कमांडोज बने, उसके बाद एसपीओज को इंडक्ट किया गया, जो फिर सुप्रीम कोर्ट से जिसको उस पर प्रतिबंध लगा। फिर एक नई व्यवस्था के तहत ये डीआरजी का कॉन्सेप्ट आया। तो जैसा कि आपका कहना है कि वहाँ का लोकल व्यक्ति ही उसमें शहादत हो उसकी, तो क्या ये माना जाए कि बाकी लोगों के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पहले नक्सलवाद के साथ जुड़े थे, अब वो फोर्सेस के साथ हैं, जिनको डीआरजी का जवान बोल रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि 5वीं और 8वीं पास लोग हैं उसमें, तो क्या इनको फोर्सेस एक ह्यूमन शील्ड के रूप में उपयोग कर रही है? नहीं, ह्यूमन शील्ड की तरह हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब हम मतलब स्टेट उपयोग कर रही है। मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई अंदरी या बाहरी या कोई मुद्दा है। यहाँ मुद्दा है कि ये एक हिंसा यहाँ पे 50 साल से चल रही है, और इस पर ये पिंग पोंग गेम अब बंद होना चाहिए, और इसका क्या उपाय निकाला जाए वो मिलकर बैठकर सोचकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। बहुत समय हो गया, बहुत जाने चली गई, वो डीआरजी की जाए या सीआरपीएफ की जाए, कोई भी जान कम नहीं होती, नक्सली की जाए। मेरे 2 सवाल हैं। चूंकि आपको नक्सली क्षेत्र में घटनाओं को कवर करने का भी बड़ा लंबा अनुभव है, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अखबारों और मीडिया समूहों के लिए काम भी किया है, आपको क्या लगता है ये जो ऑपरेशन हुआ होगा, इसकी कमांड किस तरह से दी गई होगी, इसको कौन कमांड कर रहा होगा, इसमें इंटेलिजेंस इनपुट कहाँ से आया होगा, और फिर ये जो फेल्यूर हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? और दूसरा, जो आप एक शांति प्रक्रिया के लिए प्रयास कर रहे थे, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना गंभीरता से ली, और आपसे कभी कोई डायलॉग हुआ या उस दिशा में दोनों सरकारों ने कोई प्रयास किया कि एक इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, ठोस रणनीति की जो आप बात कर रहे हैं, तो किसी स्तर पर आपसे कोई गंभीर चर्चा, लंबी चर्चा या कोई स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हुआ क्या? अब इंटेलिजेंस फेल्योर है या नहीं है, इस बारे में टिप्पणी करना तो अभी मुश्किल है, पर जो समझ में आ रहा है, आपके आकलन से क्या लगता है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट था, 2000 से ज्यादा जवानों को भेजा गया, और उसमें से ज्यादा लाशें तो इधर ही आती दिख रही हैं, उधर भी कुछ जरूर कैजुअलिटी हुई होगी, पर ये फेल्योर तो था और एक बहुत बड़ा फेल्योर था। पर उस पर टिप्पणी करना जब तक पूरी जानकारी नहीं मिले तो संभव नहीं। पर दोषारोपण से फायदा नहीं है। जैसा आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि हमको इसके समाधान की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम लोगों ने पदयात्रा निकाली तो माओवादियों का पत्र आया, माओवादियों का एक प्रेस नोट आया। आपको मालूम है कि इसमें हेडलाइन था कि ये बातचीत का समय नहीं है, ये हिंसा का समय है या आंदोलन का समय है, पर उसी में वो 3 शर्तें भी डाल दी देते हैं, हाँ, कि हम बात करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो बात करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने एक व्यक्ति का नाम दिया कि इसको क्यों नहीं छोड़ते हैं, तो उस व्यक्ति से हमने बात करने की कोशिश की, जिन्होंने, आपने कहा कि सरकार ने हमसे कोई बात की है कि नहीं,
पर हमने उस माओवादी नेता से बात करने की कोशिश की और उस माओवादी नेता ने दो बहुत बड़ी बात कही। पहली बात उन्होंने कही कि हम समझते हैं कि जनता शांति चाहती है। पहली बात, बहुत बड़े माओवादी नेता हैं, इनका नाम माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में दिया था। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अपनी क्रांति का उद्देश्य नहीं छोड़ सकते हैं, पर हम हिंसा का रास्ता छोड़ सकते हैं। ये एक बड़ा माओवादी नेता जिसका नाम माओवादियों के प्रेस नोट में है, वो कह रहा है। वो हिंट माओवादी ये दे रहे थे कि उनको छोड़िए और छोड़कर शायद ये बैक चैनल बातचीत का लीड करें। तो इस तरह की हिंट्स हैं, इस तरह के लीड्स हैं जिस पर हमको गंभीरता के साथ और बहुत क्रिएटिवली काम करने की जरूरत है। एक दूसरे पे दोषारोपण से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कौन मर रहा है सब जाने, जो भी जान, एक भी जान, वो चाहे माओवादी की हो, वो चाहे सीआरपीएफ की हो, वो चाहे डीआरजी की हो, वो नहीं जानी चाहिए। हम लोगों को मिल बैठकर बातचीत कर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है, जो गंभीरता से न केंद्र सरकार आज कर रही है न राज्य सरकार कर रही है। शुभ्रांशु जी, मेरा एक सवाल और है कि पिछले 20 साल से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से नक्सलवाद की लड़ाई, शुरू में तो जब जोगी शासनकाल था तो उतना ज़्यादा फोर्सेस का आपस में टकराव नहीं होता था नक्सलियों के साथ। फिर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई तो जब सलवा जुडूम शुरू हुआ 2005 के आसपास, तब भी इतना ज़्यादा, उसके बाद फिर जो घटनाएं शुरू हुई रानी बोदली और तमाम तरह की ताल मेटला, उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी घटना हुई जीरम, और उसके बाद लगातार घटनाएं तो हो रही हैं। 40-50 जवानों की शहादत एक आम बात हो गई थी। और अभी की स्थिति थी जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो ऐसा लगा कि नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ नक्सल घटनाओं के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं आती थी। लेकिन अभी का जो घटनाक्रम है, तो आप ये पिछले 20 साल की लड़ाई से तुलना करें कल तक की घटना को मिला के, तो हम नक्सलवाद की लड़ाई में कहाँ पर खड़े हैं आज की स्थिति में? देखिए, सरकारों ने कई बार कहा कि नक्सलवाद खत्म हो गया। 1967 में शुरू हुआ, 72 में सरकार ने बोला वो खत्म हो गया। फिर वो शुरू होता है, किसी दूसरे जगह से शुरू होता है। फिर 2000 के लगभग बोला गया कि अब नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन फिर 2004 से वो शुरू होता है। तो हिंसा से और प्रतिहिंसा से इसका समाधान होता दिखता नहीं है। थोड़े दिन पहले से भी ये इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे थे कि ये माओइस्ट इसको TCOP कहते हैं, कि एक टैक्टिकल ऑफेंसिव का वो समय जब गर्मी के समय होता है, क्योंकि बारिश के समय में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इस तरह के हमले होंगे, जो कि ये अप्रैल के महीने में होते हैं। तो जो भी हो रहा है वो कोई अजूबा नहीं है, ये यही का सामान्य है, ये यहाँ का नॉर्मल है। पर ये नॉर्मल बदलना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वही सवाल आप पूछ रहे हैं, ये कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। आधा बस्तर आज भी माओवादियों के कब्जे में है। वहां पर आज भी लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं, फोटोज आ रही हैं, आप लाशें तक नहीं निकाल सकते हैं। तो बस्तर, पूरा जो बस्तर है वो केरल से बड़ा है ना, इतना बड़ा इलाका है, उसका लगभग आधा अभी भी माओवादियों के संपूर्ण कंट्रोल में है। वहां आप घुस भी नहीं सकते हैं। वहां घुसने के लिए आपको 2000 की फोर्स लगती है और 2000 के फोर्स में भी 20 कैजुअलिटी आपकी होती है, 20 लोग आपके, 25 लोग आपके मारे जाते हैं। तो वहां के लोगों के पास चॉइस नहीं है, वो कोई माओवादियों से खुश नहीं है, पर उनके पास और कोई तरीका नहीं है माओवादियों की मदद करने के। तो वो अभी भी एक बहुत बड़े फोर्स हैं और वो जब तय करते हैं उस समय, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो जब तय करते हैं तब हिंसा नहीं होती है, वो जब तय करते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, वो हिंसा करते हैं। तो दोनों तरफ ताकत काफी है, अभी भी दोनों एक दूसरे को नहीं हरा सकते हैं और बीच में जनता पिस रही है, ये आज की रियलिटी है। तो दोनों पक्ष अगर थोड़ा सा झुके, जिसके लिए थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग हुई है, तो हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और माओवादी तीनों से ये अनुरोध है और ये जनता का अनुरोध है कि प्लीज आप दोनों थोड़ा झुकिए, टेबल पर आइए। न ये जीत सकता है न वो जीत सकता है। अमेरिका इतना बड़ा गुंडा है, आप उससे बड़े ताकतवर तो नहीं है, वो भी आज तालिबान से बात कर रहा है। आज के युग में हिंसा से और इस तरह के इलाकों में जहां पर जंगल है, पहाड़ है, जहां गुरिल्ला युद्ध होता है, युद्ध से बहुत कुछ कर पाना और जाहिर तौर पर यही एक रास्ता हो सकता है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि शांति की बात नक्सली करते हैं। शुभ्रांशु जी, जो समझौते करना चाह रहे हैं उन समझौतों पर
समझौता करना सरकार को अभी जरूरी वो नहीं समझती है। बने रहिए हमारे साथ में शिरीष जी, एक बहुत बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दे रहे हैं। बीजापुर से तर्रेम मुठभेड़ का ये अपडेट है, जहां नक्सल कमांडर हिड़मा को घेरने के लिए पहुंचे थे। हिड़मा के गिरिग्राम से 12 किलोमीटर दूर ये मुठभेड़ हुई है। पुअर्ती गांव से सिर्फ 12 किलोमीटर घटनास्थल दूर है। 10 से ज्यादा नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। ट्रैक्टर से अपने साथियों के शव लेकर नक्सली भागे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर। 600 से ज्यादा नक्सलियों ने एम्बुश में जवानों को फंसाया। UGNL AK-47 से नक्सलियों ने हमला किया है। इतने आधुनिक हथियार नक्सली रखते हैं, और रॉकेट लॉन्चर से भी नक्सलियों ने हमला किया है। पहाड़ियों के बीच घेर कर नक्सलियों ने फायरिंग की, जैसा पहले ही इनपुट आ रहा था। दोरनागुड़ा और टेकल गुडम की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ हुई है। 100 से 200 मीटर की दूरी से फायरिंग नक्सली कर रहे थे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उतनी दूर से फायरिंग करके जवानों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का लगातार फायरिंग हुई है, और ये एक्सचेंज ऑफ फायरिंग जिसमें नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। शिरीष जी, 10 से ज्यादा अभी तक का आंकड़ा, और पता भी नहीं चल पाता जब तक वो प्रेस नोट जारी नहीं करते, क्योंकि छुपाते हैं हमारे कितने मरे। तृप्ति, अभी CM साहब को हम सुन रहे थे, भूपेश बघेल जी को, उनका कहना था कि ट्रैक्टर में नक्सली अपने लोगों के शव लेके गए हैं, और ये तमाम तरह के जो सोर्सेज हैं उनसे भी खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में नक्सली कैजुअलिटी हुई है वहाँ पर। और जो कि जैसा कि आपने बताया, जो इलाका, जो टेरेन है वहाँ पर 2 पहाड़ियों के बीच का इलाका है। ये दोरनागुड़ा और टेकलगुड़ा की पहाड़ी है, उसके बीच में जवान ओपन में फंस गए थे वहाँ पर, जहाँ पर नक्सली जो थे वो खेत और मेड़ की आड़ लेकर उन पर हमले कर रहे थे। और जवानों को जो वहाँ से जो विजुअल्स आए हैं, जो फोटोग्राफ्स आए हैं, उसके हिसाब से नक्सलियों ने बहुत ही निर्ममता के साथ जवानों पर हमला किया था, और उसमें उनकी शहादत हुई है। मनीष जी भी हमारे साथ में। शिरीष जी, अब एक बड़ा अपडेट आ चुका है कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कैसे एम्बुश लगाया गया, और 650 की संख्या में नक्सली वहां पर थे। मनीष जी से भी इस पर। मनीष जी, इतना जानना जरूर चाहूंगा कि जब जब फोर्सेस ऑपरेशन लॉन्च करती हैं, तो जैसा कि सेना में होता है, सेना में जो ऑपरेशन लॉन्च होते हैं उनका वॉर रूम होता है, जहां से पूरी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, सैटेलाइट से मॉनिटर होती हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में भी सैटेलाइट से मॉनिटर होती हैं, और यहाँ पर ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है बड़े लंबे समय से। जो ड्रोन से विजुअल लिए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कहाँ पर नक्सलियों की गैदरिंग ज़्यादा है, वहाँ से उनको पता चलता है। उस आधार पर फिर ये अपने इनपुट के आधार पर आगे फोर्सेस को रवाना करते हैं। जब ये ऑपरेशन चलता है तो कितने लेयर पर उसकी मॉनिटरिंग होती है, कमांड कौन करता है, कमांड किसकी जाती है, और कमांड को फॉलो कैसे करते हैं? क्या उनके पास सैटेलाइट फोन भी हैं फोर्सेस के पास या नक्सलियों के पास? देखिए शिरीष जी, जब भी ऑपरेशन लॉन्च होता है, कभी बड़ा ऑपरेशन अगर लॉन्च हुआ, तो उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग जो है ना, फोर्स के अधिकारी करते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि ड्रोन का भी उपयोग करते हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस भी लेते हैं इसमें। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो फोर्स की बेसिक ज़रूरतें हैं, उनका निर्धारण बस्तर के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि NTRO जो है, ये ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो निर्धारण करता है, इसकी एक टीम जगदलपुर में है, और ये टीम जो है वो लगातार अपने ड्रोन उड़ा करके इलाके की मॉनिटरिंग करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बस्तर की जो भौगोलिक परिस्थिति है, ऊंचे पहाड़, खाई और जंगल, ये ऐसे अवरोध हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ड्रोन से हमको पिक्चर प्राप्त करना, वीडियो प्राप्त करना जो है एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आमतौर पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1 दशक से ड्रोन के माध्यम से जो ये लगातार इस प्रकार की इंटेलिजेंस और ऊपर से जो पिक्चर लेने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है इसका बिल्कुल भी उपयोग और इसका बिल्कुल भी लाभ फोर्स को नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिली है जिसका आप नक्सल ऑपरेशन में उपयोग कर सके। सुरक्षा बल के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करते हैं कि NTRO की ये जो टेक्निक है वो बस्तर के लिए फिजिबल नहीं है। इस पर जो है हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और अगर ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इन पैसों को खर्च करके अगर हम
ह्यूमन इंटेलिजेंस इसका में इनका उपयोग करें तो मुझे लगता है कि यह काफी कारगर सिद्ध होगा। अब रही बात ये जो मॉनिटरिंग की बात, छोटे ऑपरेशनों की कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन या ऐसी फोर्स का मूवमेंट जो कि आरोपी के रूप में निकलता है या कहीं सर्चिंग के लिए निकलता है, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। सिर्फ बड़े ऑपरेशंस की जो है वो मॉनिटरिंग होती है, लेकिन उनके लिए भी जो है इनके पास जो सर्विलांस है, सर्विलांस सिस्टम वो कारगर नहीं है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, सरकार को इस विषय पर भी विचार करना चाहिए कि बस्तर के अनुकूल जो है डिजिटल सर्विलांस का बेहतर उपयोग, जो टेक्निक कर सके उस टेक्निक का उपयोग किया जाए यहाँ पे। मनीष जी, जैसा कि आपने कहा कि छोटे ऑपरेशंस की कोई ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एसडीओपी लेवल पर या फिर एडिशनल एसपी लेवल पर ही उसको देखा जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसपी लेवल पर देखा जाता होगा। जब 2-3 जिलों की फोर्स मूव कर रही है, साथ में सीआरपीएफ की फोर्स मूव कर रही है, डीआरजी की फोर्स मूव कर रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई बस्तर में कहीं पर भी या रायपुर में ऐसा कोई सेंट्रल वॉर रूम है जहाँ पर बैठ के दोनों तीनों फोर्सेस के जो बड़े अधिकारी हैं वो आपस में उसको मॉनिटर कर रहे हैं, या जब तक फोर्स अंदर है तब तक वो वहाँ पर रहें और उनको ज़रूरत के हिसाब से मार्गदर्शन, आदेश या जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उनकी व्यवस्था करें? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखिए कुछ बड़े ऑपरेशनों में निश्चित रूप से होता है। आईजी लेवल पर आईजी और मतलब बस्तर के आईजी, डीआईजी सीआरपीएफ या आईजी सीआरपीएफ जो है ना, ये सब लोग बैठ करके कुछ बड़े ऑपरेशनों को निश्चित रूप से मॉनिटर करते हैं। इसके हिसाब से गाइडलाइन का भी पालन किया जाता है, उसके हिसाब से सुरक्षा उपाय और नए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। पर मैं एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बस्तर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां पर एक थाने से दूसरे थाने की बीच की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। उन इलाकों में एसओपी है, उन इलाकों में आपको पैदल जाना है। ऐसी जगहों पर अगर आपको नक्सलियों का मूवमेंट भी पता चलता है तो जब तक आप उनको खबर करते हैं तब तक नक्सलियों की लोकेशन बदल जाती है। यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी जो है वो एकदम विपरीत है। इनको हम कागजी तौर पर, जो कागज पर प्लानिंग करके उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जी मनीष जी, आपने बोला बस्तर की स्थिति बहुत भिन्न है और उसको कागज पे प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो फिर डीआरजी की उपयोगिता क्या हुई? डीआरजी में तो वही जवान हैं जो पहले नक्सलियों के साथ काम करते रहे। उनको ना सिर्फ टेरिंग की जानकारी, उनको मूवमेंट की भी जानकारी, कहाँ मूव हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट भी उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ मूव हो सकते हैं और कहाँ छुप सकते हैं, कहाँ पर वो एम्बुश लगा सकते हैं। उनको इतनी बेसिक जानकारी तो होती होगी जब इतने लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और फिर सरेंडर किया तो। नहीं, देखिए बस्तर जो है वो केरल प्रांत से बड़ा है और बस्तर की भौगोलिक स्थिति एकदम अलग है। बस्तर में अलग अलग, जैसे कोंटा इलाके में दोरली चलता है, इधर बीजापुर इलाके में गोंडी चलता है, इधर कहीं हल्बी चलती है, अलग अलग भाषाएं हैं। निश्चित रूप से चूंकि डीआरजी लोकल होते हैं लेकिन वो लोग भी अलग अलग भाषाई, अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, तो अपने इलाके पर उनका बेहतर कमांड रहता है, लेकिन दूसरे इलाके में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी डिपेंडेंसी क्षेत्र की भौगोलिक और क्षेत्र की सामाजिक जानकारी पर निर्भर होती है। दूसरी बात यह है कि जब आपने डीआरजी में फोर्स को, तो डीआरजी में स्थानीय लोगों को भर्ती तो कर लिया, लेकिन आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। उनको आर्म्स चलाने के लिए विभिन्न मसलों पर इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करना है, आपको अलग अलग आर्म्स का उपयोग कैसे करना है, किस इलाके का जो गुरिल्ला जोन है उस इलाके में आपको उनके जो एम्बुश लगाते हैं उन एम्बुश से पार कैसे पाना है, ये सारी जो तकनीकी दक्षता है उसके लिए आपको एक बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि इस दिशा में कई बार प्रयास हुए हैं। जैसे आज जो नए जवान जो रिक्रूट होते हैं उनको वारंट के भेजा जाता है मिजोरम में, जहां पर वो गुरिल्ला वारफेयर का वो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। इसके अलावा कांकेर में भी जंगल वारफेयर का भी कॉलेज खोला गया है। पर इनका कितना उपयोग कर रही है सरकारें, कितना उपयोग कर रहे हैं पुलिस महकमा कि इन जवानों को हम इस तरीके से, उनका मेंटल स्टेटस भी जो है हमको उस लेवल तक लाना पड़ेगा। नक्सली कई प्रकार से युद्ध करते हैं,
छद्म युद्ध के अलावा जो है वो माइंड गेम भी करते हैं। उस माइंड गेम को समझने के लिए भी आपको जो है दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होना जरूरी मनीष है। जी। इसके अलावा नक्सली अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। मनीष उन जी। हथियारों का जवाब देने के लिए भी आपको उस रूप में ट्रेंड होना चाहिए।